हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है और आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ में जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट पढ़ा था उसके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि मेरे को पिछली वीडियो डाले काफ़ी टाइम हो गया, तो अगर आपको कोई उसमें डाउट है या आप रिकॉल करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप पिछली वीडियो देख के या उससे पिछली वीडियो देख के जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट है उसको जल्दी से आप ओवरव्यू दे सकते हो। अगर पूरी वीडियो देखनी है पूरी वीडियो, नहीं तो 1.5x या 2x स्पीड पे देख के आप जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले सकते हो। अगर चीज़ें पूरी क्रिस्टल क्लियर ही हैं देन यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद द क्वेश्चन दैट आई विल डू नाउ। ओके, नाउ अब जैसे हमेशा होता है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड्स के लिए, यस 5 सेकंड्स के लिए रहेगा। 5 सेकंड्स इज इनफ, क्योंकि आप उसको पॉज करके अपने तरफ से एक ट्राई देने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है गेट 2023 में, ठीक है। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को जो गेट में जो हमको वैसे ही रेगुलरली प्रक्रिया करनी होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसकी भी इसमें ज़रूरत पड़ रही है। और जो कंसेप्ट्स हैं उनकी भी थोड़ी सी अच्छी नॉलेज चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ वो अच्छे क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए तो दूसरे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2023 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन अगर टाइम अलाउ करेगा तो देन वी विल डू अ क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज 2022 में वो क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, दैट वी विल डू, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये ट्रायंगल शीयर टेस्ट से ही रिलेटेड है, तो इन दोनों को क्वेश्चंस को हम करते हैं। फर्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड के लिए अभी रहेगा। आप पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन आई विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड के लिए ये रहा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? अ कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड CD ट्रायंगल शीयर टेस्ट was performed on a sand sample CD टेस्ट। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सीधी हमको नज़र आ रही है क्वेश्चन पढ़ के, इतना क्वेश्चन पढ़ के, वो ये आ रही है कि इसमें हमको इफेक्टिव शीयर स्ट्रेस अप्रोच लगानी पड़ेगी। दो स्ट्रेस अप्रोच हमने डिस्कस करी थी, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। और टोटल स्ट्रेस, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक जनरल आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, एक आपको फीलिंग देना चाहता हूँ जो हमने पढ़ा उसकी अभी तक। जो टोटल स्ट्रेस अप्रोच है उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल C और जो टोटल कोहेजन होती है CU और जो टोटल फ्रिक्शन होता है φU उसकी हमको यूज़ करते होते हैं अगर वो दिया हो। नहीं तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच होती है उसमें C' और φ' का यूज़ करके हम इफेक्टिव स्ट्रेस यूज़ करते हैं। टोटल स्ट्रेस में हम जो टोटल स्ट्रेस होती है उसको यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द टोटल शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ठीक है। जो हमने बात करी थी कोहेजन की इन UU टेस्ट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, उसमें हमने बात करी थी दैट φU इज टेकन इक्वल टू 0, ठीक है। φU इक्वल टू 0 होता है। हमने प्रॉपर मोहर फेलियर एनवेलप भी उसकी देखी थी, प्रॉपर मोहर सर्कल भी देखे थे कैसे आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि अगर अनड्रेन टेस्ट कहा गया हो और φU की वैल्यू गिवन ही ना हो, क्वेश्चन पढ़ के जो क्वेश्चन का डेटा है उससे भी आपको एविडेंट है कि इसमें φU की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। क्योंकि दी नहीं है तो φU इक्वल टू 0 हमको मान के चलना है। अनड्रेन टेस्ट अगर है तो आपको अपने आप ही कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट ना मानते हुए अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करके उसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो φU होता है वो 0 होता है। ये हमने प्रॉपर अच्छे से मोहर सर्कल, मोहर फेलियर एनवेलप सब कुछ हमने देख लिया था इसका, ठीक है। UU टेस्ट में φU इक्वल टू 0 होता है। और अनड्रेन टेस्ट अगर कहा जाए, ये बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि अनड्रेन्ड टेस्ट अगर आपको कहा जाए तो आपको UU टेस्ट ही मान के चलना है, ठीक है। अनड्रेन्ड टेस्ट अगर क्या तो UU टेस्ट आपको मान के φU इक्वल टू 0 करके अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। मतलब सिर्फ CU कोहेजन ही यहाँ पे रोल प्ले करेगी। तो कहने का ये मतलब है कि जब क्ले, ऑफ कोर्स क्ले की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सैंड में हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। तो क्ले की जब हम बात करें कि क्ले कुछ भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं देती, ठीक है। सिर्फ जो क्ले की रेजिस्टेंस होती है अनड्रेन टेस्ट में
इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोहेजन, सी। और अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रही, फ्रिक्शन का मतलब क्या था सॉइल में? फ्रिक्शन का मतलब था कि जैसे ये वाले सॉलिड्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस आएगी। और जो डेंस सैंड है या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले जो है, उसमें हमने बात करी थी कि एक जो इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि डेंस सैंड के केस में क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं। तो अब इसको अगर रोल करना है तो इसको ये वाली जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेंस सैंड के केस में एक इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब हम हमारे सॉइल के ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो जो एक जनरल हमको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन या जो सीधी सीधी बात हमको दिख रही है वो ये है कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस तो मिलनी ही चाहिए। एक दूसरे के ऊपर रोल करने की टेंडेंसी तो है ही ना सॉलिड्स की, जब हम उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रही? पूरी की पूरी जो रेजिस्टेंस है, हाँ ठीक है, हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, प्रॉपर मोहर फेलियर एनवेलप है, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमको ये पता लग रहा है, ओके। बट इसकी फीलिंग हमको कि ये चीज़ जो हम महसूस कर पाएँ कि ये ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक जो जनरल इसकी फीलिंग देने के लिए एक बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे करिए कि हम करते होते हैं ना कि पानी मुंह में हम ले लेते हैं, राइट? कई बार जब हम पानी पीते हैं तो मुंह फुला लेते हैं ऐसे। ऐसे जब हमने पानी पिया, आप करके देखिएगा, ठीक है? जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऐसे करिए, मुंह में ऐसे पानी ले लीजिए, ऐसे बन गया मुंह, ऐसे बन गया। जब ऐसे मुंह बन गया, अब इसके ऊपर ऐसे प्रेशर लगाइए। ऑफ कोर्स इतना नहीं लगाना कि ये बाहर ही निकल जाए, ठीक है? ऐसे प्रेशर लगा रहे हो आप, ठीक है? करिए, मेरे साथ करिए। मैं पानी पी गया, मेरे को बोलने की जरूरत थी इसलिए मैं पानी पी गया। आप ऐसे मेरे साथ करिएगा, ठीक है? मुंह में पानी डाल के ऐसे, ये क्या हो रहा है? अब आप पानी पी सकते हो, ठीक है? महसूस कर लिया आपने। अब क्या हो रहा है इससे? एक आप फोर्स लगा रहे हो। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस फोर्स का एक दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी क्या है? एक तरह की फोर्स ही है, या फोर्स भी क्या है? एक तरीके की स्ट्रेस ही है, ठीक है? अलग अलग यूनिट्स में हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, राइट? फोर्स जो आप ऐसे लगा रहे हो, पानी पूरा भरा हुआ आपने, तो चाहे पानी बाहर निकल नहीं रहा, ठीक है? चाहे कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर रोल नहीं हो रही, सॉलिड्स यहाँ पे रोल नहीं हो रहे, पर यहाँ पे पानी है। यहाँ पे जो सॉलिड्स है उसके मतलब इसके जो वर्ड्स है वो पूरी तरह पानी से फिल्ड है, ठीक है? कहीं पर भी कोई भी खाली जगह नहीं है। तो सॉइल में जो ऐसे पानी भरा हुआ है, ये ऐसा ही है, इसकी एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है कि आपने अपने मुंह में पानी पूरा फिल किया हुआ है, कोई जगह ही नहीं है आपके मुंह में, पूरी तरीके से आपने पानी फिल किया हुआ अपने मुंह में, पूरी तरीके से आप अपने मुंह में पानी फिल किया हुआ है। तब भी जब कुछ भी पानी बाहर नहीं निकल रहा, अनड्रेन्ड कंडीशन है, अनड्रेन्ड कंडीशन, पानी बाहर नहीं निकल रहा, फिर भी आप रेजिस्ट तो कर पा रहे हो ना। फोर्स जो यहाँ पे आप ऐसे लगा रहे थे उसको रेजिस्ट कर पा रहे हो। जो आप ऐसे फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहे हो, दैट इज क्योंकि यहाँ की कुछ टेंडेंसी है रेजिस्ट करने की, ठीक है? दैट इज लाइक कोहेजन। चाहे यहाँ पे जो सॉलिड्स है वो रोल नहीं कर रहे, बट इसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कोहेजन, एक दूसरे के साथ चीज़ों को होल्ड करने की, वो अनड्रेन्ड कंडीशन में पानी को बाहर नहीं निकलने दे रही। जो पानी को हम ऑफ कोर्स लोडिंग कंडीशंस ऐसी हैं कि पानी को बाहर नहीं निकलने देने जा रहा और सॉलिड्स को रोल नहीं हो पा रहे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पानी है
फिर भी रेजिस्टेंस मिलेगी और इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोहेजन। जैसे अभी भी जब पानी फिल किया हुआ है तब देन यू कैन रेजिस्ट इट। ऐसे ही कि जैसे आपके मुंह में पूरी तरह पानी फिल्ड है, वैसे सॉइल में भी पूरी तरह पानी फिल्ड है, पर फिर भी आप रेजिस्ट कर पा रहे हो बिना रोलिंग के, राइट। यहां पे हमारे जो यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर आपको फील करना है तो जो यहाँ पे आप फील कर रहे हो जब कोई पानी नहीं है, तो जो आपके दांत है दैट आर प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस, ठीक है। आप इनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये स्लाइड नहीं हो रहे। आप इधर प्रेशर लगा रहे हो, स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये स्लाइड नहीं हो पा रहे। एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स स्लाइडिंग रोलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारा सॉइल है इट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड रोलिंग, यहाँ पे आपके दांत भी वैसे स्लाइडिंग और रोलिंग को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज लाइक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जब पानी पूरी तरह भरा हुआ है तब यहां तक आपकी फोर्स पहुंच ही नहीं पा रही, तब पूरी तरह पानी उसको उठा रहा है और फिर भी एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, फिर भी एक रेजिस्टेंस मिल रही है सॉइल की तरफ से, जैसे आपको यहां पे मिल रही है, और वो रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कोहेजन मिल रही है, राइट। जब पानी बाहर निकलने लग जाए तब धीरे धीरे जो वो रेजिस्टेंस है, जो पोर वाटर रेजिस्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे सॉलिड रेजिस्ट करने लग जाएंगे। जैसे पानी पूरी तरह भरा हुआ है, अब धीरे 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 इसको निकालते जाओ, धीरे धीरे इसको निकालते जाओ, तो जो फोर्स है दैट इज ट्रांसफरिंग टू योर टीथ। जैसे यहां पर जो पानी है जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे वैसे सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो रही है फोर्स। इट इज लाइक कि आप अपने मुंह से पानी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, और जो फोर्स है वो आपके दांतों पे ट्रांसफर हो रही है, राइट। कंसोलिडेशन का वो वाला पार्ट भी अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरे को जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इन चीज़ों को ऐसे समझाऊंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद ऐसे समझी थी, बट ड्यू टू सम ट्रेजिडी कुछ हो गया था, सम ट्रेजिडी हैपेंड, उसकी वजह से काफ़ी लंबा ब्रेक मैंने लिया। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करूँगा मैं कि रेगुलरली अपडेट कर सकूँ इन वीडियोज़ को और अपलोड कर सकूँ। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो पार्ट था वो भी क्लियर हो चुका है अब आपका। कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम लोड लगा रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर द लोडिंग, अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी जो ट्रजागी ने स्प्रिंग पिस्टन पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लेक्स करके समझा दिया चीज़ों को। हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर एनालॉजी है, हम आजकल पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछी भी जाती है ये एनालॉजी, ट्रजागी स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी। पर जो इतनी मुश्किल से ट्रजागी ने समझाया, ऑफ कोर्स ही इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, पर जो उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों को समझाया, ये मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया चीज़ों को। सॉइल का बिहेवियर मैंने आपके मुंह में पानी भर के उसको, जो हमने जब हम छोटे थे तब वैसे जो हम शरारत करते थे, खेलते थे, उसी को यूज़ करके मैंने ये जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माना जाता है उसको समझा दिया कि कैसे जो टोटल स्ट्रेस है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे तब्दील होती है। कैसे जो क्ले है कभी टोटल स्ट्रेस में बिहेव करने लग जाती है, कभी इफेक्टिव स्ट्रेस में तब मतलब एज ए बिहेव करने लग जाती है, जो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग तब कुछ और बिहेव करती है, बाद में कुछ और बिहेव करती है। इतना हमको कंफ्यूज कर रही है, उसको बहुत ही सिंपल अपने मुंह में पानी भर के उसको आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग सिर्फ कोहेजन और पोर वाटर ही ले रहा है, दांत तक नहीं पहुंचे आप। दांत इज लाइक फ्रिक्शन, दांत सॉलिड्स है, एक्चुअल सॉलिड्स है आपके जो दांत है। जैसे यहां पे सॉलिड्स हैं, ये आपके दांत भी सॉलिड्स हैं। जैसे यहां पे पोर वाटर रेजिस्ट कर रहा है, यहां पे भी पोर वाटर रेजिस्ट कर रहा है, राइट, सिंपल। तो कंसोलिडेशन का वो वाला कंसेप्ट वो भी आपका क्लियर हो गया, कब टोटल स्ट्रेस कब इफेक्टिव स्ट्रेस लेनी है वो भी क्लियर हो गया, राइट। अब क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इन एग्जाम
कि टोटल स्ट्रेस अप्रोच की बात की जा रही है या इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच की बात की जा रही है या क्या बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और गहराई में जाऊँ तो जहाँ तक मेरी समझ कहती है ये ऐसा है कि कहीं पर मैंने ये पढ़ा नहीं है, पर जहाँ तक मेरी समझ कहती है ये ऐसा कि जो टोटल स्ट्रेस अप्रोच बिल्कुल ही अनड्रेन्ड कंडीशन वाली है, अगर हम बात करें यूयू टेस्ट की बात करें जहाँ पे फाइव यू = 0 होता है, उस टेस्ट की बात करें, इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि पूरी तरह आपने अपने मुंह में पानी भरा हुआ है। कहीं पर आप देखोगे कई कुछ होते हैं क्वेश्चन जिसमें CU और 5U दोनों गिवन होते हैं। ऑफ कोर्स जो हमारे टेस्ट होंगे, जो CU टेस्ट होता है, CU टेस्ट को जब हम ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में करते हैं तब हमने पढ़ा था कि दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अनड्रेन्ड कंडीशन में CU और 5U दोनों गिवन है, CU 5U दोनों गिवन है, ठीक है, और टोटल स्ट्रेस ही गिवन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के नज़र आ रहा है कि हमको CU 5U और यहाँ पे CU 5U और टोटल स्ट्रेस अप्रोच का यूज़ करना है, तो देन डेफिनेटली आप उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और कहीं पर ड्रेन्ड कंडीशन दी है, ड्रेन्ड कंडीशन इन क्लेज, ध्यान दीजिए जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रही है इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लेज, सैंड के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर जो मैंने अभी तक बात की है कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है सैंड के केस में। सैंड इट बिहेव्स इन इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली, राइट, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच ही वहाँ पे लगती है। तो CU 5U ड्रेन्ड है तो CD 5D। तो जो मैं तक आपको बता रहा था कि जो मैंने जो चीज़ महसूस की है अभी तक वो ये कि जो पूरी तरह अनड्रेन्ड कंडीशन है उसमें तो 5U = 0, इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस वन स्टेट की पूरी तरह आपके मुंह में पानी भरा हुआ है। जो पूरी तरह CD टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, CD टेस्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में अगर हम करते होते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ 5 आता है हमारे पास, राइट, ओनली 5D कम्स, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने CD 5D लिख दिया। अगर हम कर रहे हैं उसको डेफिनेटली इन सम केस कि जहाँ पे ओवर कंसोलिडेट का के जो केस था उसमें तो CU 5U होगा। CD 5D विल नॉट बी इन केस ऑफ CU टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे CU टेस्ट की मैं बात कर रहा था तब मैंने CD 5D लिख दिया, दैट वाज रॉन्ग। ये CU टेस्ट की बात कर रहा है। CU टेस्ट में हमेशा अनट्रेन्ड पैरामीटर्स की ही हम बात करते हैं। CD टेस्ट परफॉर्म करते होते हैं, CD टेस्ट में 5D दिया होता है, ठीक है। अगर सिर्फ अगर हम CD टेस्ट कर रहे हैं ऑन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले तब तो सिर्फ 5D आता होता है, पर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में अगर जब हम करते हैं तो कुछ कोहेजन आ जाती है CD और 5D। वेरी स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, स्मॉल वैल्यू होती है पर ये आ जाती है, राइट। दिस इज इन अ केस ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड, दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ये हमने बात करी थी, ठीक है। तो उस केस में जो 5D की जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो वाले केस जो मैं आपको यहाँ पे फीलिंग मैंने आपको दी है ना, उस फीलिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर जो दोनों क्ले अगर सिर्फ इसमें बिहेव कर रही है तो इट इज़ दिस वन। अगर पूरी तरह सिर्फ 5D ही गिवन है, सिर्फ 5D ही एज ए क्ले जो है सिर्फ 5D बिहेव कर रही है तो इट इज़ लाइक कि जो आपके दांत है पूरी तरह पानी आपने निकाल दिया और सिर्फ आपके दांत रिस्क कर रहे हैं। और CU और 5U दो गिवन है आपके पास तो इट इज़ लाइक कि आपने कुछ पानी अपने मुंह में भरा हुआ है, कुछ निकाल दिया, ठीक है। तो दांत और पानी दोनों रिस्ट कर रहे हैं, तो CU 5U, राइट। ये एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो हमने कंसोलिडेशन का केस हम पढ़ते होते हैं, राइट, कंसोलिडेशन का केस कि जब इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग तो पूरी की जो पूरा एक्स्ट्रा है वो सिर्फ पोर वाटर प्रेशर उठाता होता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर नहीं ये वाला उठाया, पोर वाटर प्रेशर की जो बनी है, ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो ये मैंने सिर्फ उस पार्ट का बनाया था कि जो डेल्टा की उसने उठाया है। अगर आपको बिल्कुल उस तरीके से देखना एक्चुअल तो वो ऐसा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो पूरी तरह ऐसे कहने का इस डायग्राम से अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होगी वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हमने पढ़ी थी कि ऐसा होता है, हमने ट्रेज़ागिस स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी इन कंसोलिडेशन ये पढ़ा था कि डेल्टा U प्लस Q, डेल्टा U जो Q होता है दिस इज डेल्टा U प्लस डेल्टा सिग्मा,
सबसे पहले जो डेल्टा यू होता है, राइट, धीरे धीरे जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर कम होता रहता है वैसे वैसे जो ये डेल्टा यू है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू डेल्टा सिग्मा, ठीक है। तो डेल्टा यू थोड़ा कम हो जाता है और एंड पे जो पूरी तरह डेल्टा यू है दैट ट्रांसफर टू सॉइल सॉलिड्स और सिर्फ डेल्टा सिग्मा ही रह जाता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज क्यू, राइट। तो जो ये वाली शुरुआत वाली स्टेज है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, इट इज एनालॉगस टू दिस स्टेज यू टेस्ट, ठीक है। कि पूरी की पूरा जो सॉइल के ऊपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही उठा रहे हैं, सिर्फ वाटर उठा रहा है, राइट। ये वाला केस है। इट इज इक्विवेलेंट टू, एनालॉजीज ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अलग अलग कंसेप्ट्स को साथ में लेके जा रहा हूं मैं। एनालॉजीज, अलग अलग चीज़ों जो हमने अलग अलग जगह पे पढ़ी है, अलग अलग चैप्टर में पढ़ी है, उनको साथ में कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, साथ में कैसे अपनी विजुअलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, राइट। चीज़ों को कैसे इकट्ठे लेके, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दिस केस इज सिमिलर टू दिस केस यू टेस्ट में, कि पूरी का पूरा जो है लोड दैट इज बीइंग टेकन बाय पोर वाटर। जो ये वाली केस है Q इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा, एंड में पूरे का पूरा पानी निकल गया, अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ऑफ कोर्स, अब कौन उठा रहा है, सॉइल सॉलिड्स। अब पूरे का पूरा सॉइल सॉलिड उठा रहा है, तो फाई डी जो एंड वाली स्टेज है इट इज इक्विवेलेंट टू जो CD टेस्ट हमने परफॉर्म किया है, राइट। दिस इज CD टेस्ट, दिस इज CU टेस्ट। तो एंड में जो एंड वाली स्टेज है दैट इज एनालॉगस टू CD स्टेज। जो ये बीच वाली स्टेज है जब थोड़ा डेल्टा यू भी है, डेल्टा सिग्मा भी है, इट इज एनालॉगस टू CU टेस्ट, CU टेस्ट ऑन ए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, राइट। तो दैट इज एनालॉगस टू CU टेस्ट, ठीक है। ये एक एनालॉजी मैंने अलग अलग चीज़ों को, ये जो मैंने अभी बोर्ड पर ये वाली चीज़ लिखी है ना, इसको समझने के लिए आपको कंसोलिडेशन और शीयर स्ट्रेंथ के जो भी मैंने आपको लेक्चर्स लिए हैं आपके, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो अच्छी तरह समझ होना चाहिए, तभी ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं कंसोलिडेशन के शीयर स्ट्रेंथ वाले, उनको रिविजिट कर लीजिए, तो तब आपको ये वाली चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिख के आपको समझाई है, ये आई डोंट थिंक कि किसी पेपर में पूछा जाएगा ये वाला चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है। बट आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके, सॉइल को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी इस वाली चीज़ से, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे जो पिछले लेक्चर उनको रिविजिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। कंसोलिडेशन की और शीयर स्ट्रेंथ की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी ये वाली चीज़ जो है वो समझ में आएंगी। अगर नहीं भी आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि किसी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि किसी बुक में अवेलेबल नहीं है और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा है कि दोनों चीज़ों को रिलेट कर सके। फिर मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस चीज़ को करने से, इस चीज़ को समझाने से, समझ आने से आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडन हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। नाउ फाइनली अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस सारी चीज़ों को समझा के आई थिंक कि इस लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन ही पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको इसके अलावा काफ़ी चीज़ें रिविजिट कराई हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गया है, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़ा था। ACD कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रायंगल टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन ए सैंड सैंपल। जब हमको कह दिया जाए कि CD टेस्ट है, तब जो ऑब्वियस चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो पोर वाटर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ड्रेनेज वाल्व इज ओपन इन बोथ द स्टेजेस, इसलिए ये पोर वाटर प्रेशर जो इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो पोर वाटर प्रेशर बना ही नहीं है। नो, CD ट्रायंगल टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन ए सैंड सैंपल। सैंड सैंपल क्या है, अगर सैंड सैंपल क्या है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जो सैंड है उसके केस में कोहेजन इज ऑलवेज 0, राइट, अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक केस हो सकता है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि एग्जाम में वो पूछा भी नहीं जाता, और उसके बेसिस पे कोई ऐसा ट्रायंगल शीयर टेस्ट ऐसे
कुछ सैंपल पे किया जाए, ऐसा मेरी निगाह में नहीं है। ऐसा जो कोहिजन में सैंड में सिर्फ एक केस होता है जिसमें कोहिजन आती है, वो होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसमें बन जाता है व्हेन सैंड इज लूजली डम्प्ड। ठीक है, ये हम पढ़ते होते हैं सैंड का, जो हम करते हैं आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर होता है, उसमें हम पढ़ते होते हैं कि सैंड का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है व्हेन सैचुरेटेड सैंड इज लूजली डम्प्ड इनटू अ ट्रक और समथिंग। ठीक है, तो उस केस में सैंड में एक एपरेंट कोहिजन आ जाती होती है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है जब वो पूरी तरह सैचुरेटेड हो जाती है। ये एवरेज कोहिजन आती है जब व्हेन सैंड इज पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता होता है उसमें। जब पूरी तरह सैचुरेट कर दें तब दिस एवरेज जो एपरेंट कोहिजन है वो 0 हो जाती होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम एपरेंट कोहिजन का नाम ही देते हैं। पर वैसा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नो, सैंड के केस में कोहिजन इज ऑलवेज 0। ठीक है, नो कोहिजन इज 0, ओनली फाई एग्जिस्ट, फाई विल एग्जिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हाँ आप ये जो चीज़ें, ये मैं इसलिए आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग ही रहे। ठीक है, नो विद द नॉन इफेक्टिव शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर C-0 और phi डैश इक्वल टू 30 डिग्री। C-0 हमको पता था। ठीक है, जब भी सैंड की बात की जाएगी इट विल ऑलवेज बी डन इन इफेक्टिव शीयर स्ट्रेंथ। phi एग्जिस्ट करेगा, ओके phi एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू भी दे दी है हमको, phi डैश इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमको दे दी है, ये पता है। नॉन शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स नॉन है ये, नहीं तो हम ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट करते क्यों है, ताकि शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को निकाल सकें। पर इस केस में जो क्वेश्चन हमको दिया है उसमें दिस इज नोन टू अस, phi डैश इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज नोन टू अस। नाउ इन द टेस्ट, ये वाला टेस्ट, प्रायर टू फेलियर से पहले, when the sample was undergoing axial compression ये वाला जो हम ऊपर से लगाते होते हैं लोड सेकंड स्टेज में, अंडर कांस्टेंट सेल प्रेशर, ऑफ कोर्स कांस्टेंट सेल प्रेशर होता है, सिग्मा 3 को कांस्टेंट रखते होते हैं, उसके बाद एक डेविएटर स्ट्रेस लगाते होते हैं, ये वाली ऊपर से लगाते हैं, ऑफ कोर्स नीचे से भी लगेगी क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ। द ड्रेनेज वॉल वॉज एक्सीडेंटली क्लोज्ड, ब्लंडर हुआ यहाँ पे, एक्सीडेंटली क्लोज्ड, गलती से बंद हो दी, स्टूडेंट उसने ध्यान नहीं दिया, क्या किया उसने, सेकंड स्टेज में जो स्टेज 2 थी, राइट, स्टेज 2 थी ये वाली, स्टेज 1 अच्छी तरह रही, ओके। स्टेज 1 में सीटी टेस्ट है ना, स्टेज 1 में इसने जो ड्रेनेज वॉल्व है खोलनी थी, इट इज नॉट अनकंसोलिडेटेड, इट इज कंसोलिडेटेड, खोलनी थी तो स्टेज 1 में ऑफ कोर्स जो यू है वो 0 ही रहा, ओके। स्टेज 1 में उसने खोली ही रखी, पर स्टेज 2 में उसने गलती कर दी, ड्रेनेज वॉल्व खुली ही रखनी थी, उसने एक्सीडेंटली क्लोज कर दी। स्टेज 2 में एक्चुअल में इन एक्चुअल जो यू है वो 0 होना चाहिए था, बट इन जो टेस्ट हुआ उसमें गलती से उसने बंद कर दी ड्रेनेज वॉल्व गलती से बंद कर दी, तो पोर वाटर प्रेशर यहां पे आएगा, यू विल एग्जिस्ट इन स्टेज 2। सिर्फ स्टेज 2 की बात की जा रही है यहाँ पे, स्टेज 1 तो उसने सही तरीके से परफॉर्म की है, तो यू विल एग्जिस्ट हियर। तो एक्चुअल में जो कि सीडी टेस्ट था वो परफॉर्म किस टेस्ट में परफॉर्म हो गया, वो किस टेस्ट में तब्दील हो गया, कंसोलिडेटेड है ये, बट स्टेज 2 में यू विल एग्जिस्ट। पोर वाटर जो लाइन है ड्रेनेज वॉल उसको बंद कर दिया, तो पोर वाटर प्रेशर विल एग्जिस्ट, तो इट इज नॉट ड्रेन्ड, पानी बाहर नहीं निकला क्योंकि ड्रेनेज वॉल को बंद कर दिया, तो इट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। तो सीडी टेस्ट जो था वो स्टूडेंट की गलती की वजह से सीयू टेस्ट में तब्दील हो गया, राइट, हियर इज द कैच, सीडी टेस्ट सीयू टेस्ट में बदल गया। नाउ गलती कर दी उसने, अब इस गलती को ठीक भी करना पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ था,
अभी इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो चल ही रही है। जब ऐसा हुआ था तो एट द फेलियर 360 किलो पास्कल डेविएटर स्ट्रेस वाज रिकॉर्डेड। जो सिग्मा डी हमने देखा, सिग्मा डी की हमने वैल्यू देखी, सिग्मा डी की, दैट केम आउट टू बी, सिग्मा डी की वैल्यू 360 किलो पास्कल, 360 किलो पास्कल डेविएटर स्ट्रेस जो हमने रिकॉर्ड करी इस सीयू टेस्ट में। सीयू टेस्ट परफॉर्म हो गया जो कि सीडी टेस्ट था। along with 70 किलो पास्कल पोर वाटर प्रेशर, ऑफ कोर्स पोर वाटर प्रेशर। फिर तभी उसे पता चला होगा ओहो गलती होगी मेरे से, जब उसने देखा कि ओहो पोर वाटर प्रेशर की भी रीडिंग दिखाई जा रही है यहाँ पे, तब उसको आया समझो गलती कर दी मैंने। कितना पोर वाटर प्रेशर रिकॉर्ड हुआ? 70 किलो पास्कल, 70 किलो पास्कल पोर वाटर प्रेशर रिकॉर्ड हो गया। अब नाउ अब असली क्वेश्चन शुरू हुआ है। इफ द टेस्ट इज रिपीटेड विदाउट सच एरर, मतलब ऐसा हम एरर करते ना, जो यहाँ पे हमने जो ड्रेनेज वॉल्व है उसको बंद कर दिया स्टेज 2 में, राइट। इन एक्चुअल तो u इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट u विल एग्जिस्ट है क्योंकि ड्रेनेज वॉल्व को बंद कर दिया। विदाउट सच एरर अगर ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाए, मतलब ड्रेनेज वॉल्व को खुला ही रहने दिया जाए, इज द टेस्ट इज रिपोर्ट जो परफॉर्म्ड विदाउट सच एरर, फिर क्या है? ड्रेनेज वॉल्व को खुला ही रहने दिया। ये वाली गलती हमने नहीं करी, मतलब एक्चुअल में सीडी टेस्ट किया, सब कुछ जैसे कर रहे थे वैसे किया, बस ये वाली गलती जो यहां पे करी थी वो नहीं करी। मतलब सिग्मा 3 जो ऊपर से लगाना चाहिए था, जो लग रहा था सेल प्रेशर, वो हमने लगाया। सब कुछ जब पहली स्टेज खत्म हो गई ओके, फिर स्टेज 2 जब एक्चुअल में शुरू हुई तब बस ये वाली गलती जब हमने यहां पे करी थी वो गलती नहीं कर रहे, ठीक है। बस ये वाला हमने चेंज कर रहे हैं कि गलती नहीं कर रहे विदाउट सच एरर। एंड नो बैक प्रेशर इज अप्लाइड इन ईदर ऑफ द टेस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर बैक प्रेशर का कोई जिक्र ही ना हो देन यू हैव टू टेक बैक प्रेशर इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू आपको 0 लेके चलनी है अगर, ठीक है, बैक प्रेशर नहीं दिया हो। और अगर बैक प्रेशर दिया हो, फिर जितना भी पोर वाटर प्रेशर, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी पोर वाटर प्रेशर है उसमें बैक प्रेशर को आप ऐड कर दो। इस ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें तो दे ही दिया नो बैक प्रेशर, मतलब बैक प्रेशर की वैल्यू 0। अगर ना भी दिया होता तब भी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर गिवन ही नहीं है तो बैक प्रेशर को हम 0 मान के चलते हैं। अगर दे दे देन ऐड इट इन पोर वाटर प्रेशर, जो u की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो बैक प्रेशर को, और जो एक्चुअल आपका एक्चुअल में u जो आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है वो आपके पास आ जाएगा। ऐड कर दो उसको पोर वाटर प्रेशर में, एक्चुअल में जो u न्यूमेरिकल में यूज कर लो, अपने आंसर को प्राप्त कर लो, नो प्रॉब्लम। नो बैक प्रेशर इज अप्लाइड इन ईदर ऑफ द टेस्ट। ईदर ऑफ द टेस्ट मतलब ना इसमें ना इसमें, किसी में, मतलब जो गलती वाला हमने टेस्ट परफॉर्म किया, राइट, दिस इज, ये एक ही टेस्ट की यहाँ पे अभी तक बात की जा रही है, ठीक है। जो हमने गलती से टेस्ट परफॉर्म किया और बाद में जो हमने सही करके टेस्ट परफॉर्म किया, किसी भी टेस्ट में हमने कोई बैक प्रेशर अप्लाई नहीं किया। इन ईदर ऑफ द टेस्ट नो बैक प्रेशर अप्लाई। व्हाट इज द डेविएट्रिक स्ट्रेस? डेविएट्रिक गलत तरीका हुआ। व्हाट इज द डेविएटर स्ट्रेस इन किलो पास्कल इन इंटीजर एट द फेलियर? नाउ सिग्मा डी पूछा हुआ है, सिग्मा डी ये पूछा हुआ है। कब? जब हम सही तरीके से, सही ढंग से टेस्ट परफॉर्म करें विदाउट दिस एरर दैट वी डिड, तब सिग्मा डी कितना होगा? अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरी तरह लिखा नहीं है, कितना होगा इन किलो पास्कल इन इंटीजर, इन किलो पास्कल इन इंटीजर। अब मैंने पूरी तरह क्वेश्चन लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन, जब भी आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में किस यूनिट में पूछा गया है, कितने डेसिमल तक पूछा गया, और ऑफ कोर्स क्या पूछा गया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिट्स में गलती कर दी, क्वेश्चन आता, क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया, कोई फायदा नहीं। कितने डेसिमल तक पूछा गया है उसमें गलती कर दी, कोई फायदा नहीं।
यहां पे डेसिमल्स नहीं, इन इंटीजर आपको कहा गया है। तो किस तरीके से आपको आंसर पूछा गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस बात का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, आपको ये गलती नहीं करनी है। नो, सिग्मा डी की क्या वैल्यू होगी अगर हम सही ढंग से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो ये देखें, जो हमने ऐसे गलती से टेस्ट परफॉर्म किया है उससे वैल्यू सिग्मा डी की गिवन है, यू की गिवन है, और ऑफ कोर्स सैंड के ये वाले जो पैरामीटर्स है वो हमको गिवन है, राइट। 5-30 एंड C'=0। तो CU टेस्ट जब हमने परफॉर्म कर दिया तब सिग्मा डी की वैल्यू हमको गिवन है। सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस होती क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये हमको गिवन है। कितना, 360 किलो पास्कल। पर हमको किस में डील करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस में। क्यों, क्योंकि ये सैंड है। सैंड के वैसे भी हमको इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स गिवन है, ठीक है। देन डेफिनेटली जो हमको और टेस्ट भी कौन सा परफॉर्म करना है, CD टेस्ट परफॉर्म करना है। तो वी हैव टू टेक इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे 360 किलो पास्कल है टोटल स्ट्रेस अप्रोच में, क्योंकि CU टेस्ट परफॉर्म यहाँ पे किया गया था। और CU टेस्ट में जो भी आपके शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होंगे इट विल इन टोटल स्ट्रेस अप्रोच, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑब्टेन करने हैं CU टेस्ट में, तब आप जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका इस्तेमाल करिए, तो आपको जो पैरामीटर्स आपके आएंगे दोज विल कम इन इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। नाउ CU टेस्ट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू 360 किलो पास्कल गिवन है। अब मेरे को कौन सी अप्रोच यूज करनी है, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच में जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है, ये ही सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार आएगा। क्यों, ये तो टोटल स्ट्रेस का डिफरेंस है, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का डिफरेंस इतना ही कैसे आ जाएगा। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या लिखूंगा, सिग्मा 1 को सिग्मा 1 बार माइनस यू माइनस, सिग्मा 3 को क्या लिखूंगा, सिग्मा 3 बार माइनस यू, ओके, इक्वल टू क्या है 360। यहां पर दिस इज माइनस यू एंड माइनस माइनस प्लस, ये जो माइनस यू है और प्लस यू है ये आपस में कट जाएंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, और सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार ही बचेगा। इस साइड तो इट वॉज 360 किलो पास्कल ओनली। तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए एक शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी डेविएटर स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस अप्रोच में है वो ही डेविएटर स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच में ही रहेगी। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है फॉर योर न्यूमेरिकल्स। ये चीज़ न्यूमेरिकल में ही मैं डिस्कस कर सकता था और इसी में ही मैंने अभी डिस्कस की है, ठीक है। जब भी डेविएटर स्ट्रेस की आपको वैल्यू दी है तो शॉर्टकट आपको अपने दिमाग में रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स दैट दिस डेविएटर स्ट्रेस विल रिमेन सेम वेदर वी आर कंसर्न्ड विद टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स और टोटल स्ट्रेस अप्रोच और इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। किसी भी इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच की हम बात करें, दोनों में से जो सिग्मा डी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है। नो, अब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पता है। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ही पता है, तो इसलिए जो इक्वेशन यूज होगी ट्रायंगुलर शियर टेस्ट वाली वो सिर्फ इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को जो इन्वॉल्व करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाली सिर्फ वो ही यूज होगी। एंड दैट वो आपको पता है, सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5-2 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 वाली इक्वेशन वो तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, राइट, c डैश इज जीरो। तो इस वाली इक्वेशन का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो सिग्मा 1 बार सिग्मा 3 बार यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपके सामने सॉल्व करूँगा ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए। सिग्मा 1 बार, पहले मैं इस सिग्मा 1 बार की जगह पे सिग्मा 1 माइनस यू रखता हूँ और सिग्मा 3 बार की जगह पे सिग्मा 3 माइनस यू रखता हूँ, ठीक है। पहले मैं टोटल स्ट्रेस में पैरामीटर्स को लेके आऊँगा और फिर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते रहेंगे।
धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेटली एक हिंट तो देना ही चाहता हूँ, क्योंकि सिग्मा 3 बार यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे, ठीक है, लेट्स सी, मैं आपको समझा ही देता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। नो, सिग्मा 1 बार विल बी ऑफ कोर्स हियर सिग्मा 1 माइनस यू, सिग्मा 1 माइनस 70, सिग्मा 1 माइनस 70 इक्वल टू सिग्मा 3 की यहाँ पे सिग्मा 3 माइनस 70 हम रखेंगे, राइट, सिग्मा 3 बार की जगह पे। सिग्मा 1 बार इज व्हाट, सिग्मा 1 माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर हमको यहाँ पे 70 किलो पास्कल गिवन है। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2, 5 डैश इज व्हाट 30 डिग्री, 30 बाय 2 15, 45 प्लस 15 60, tan ऑफ 60 डिग्री इज व्हाट √3, √3 का स्क्वायर विल बी 3, सो दिस इज 3। सिंपल मैथमेटिक्स, सिग्मा 1 माइनस 70 will be equal to 3 sigma 3 minus 210। अब 70 को मैं इससे ले जाता हूँ, सो दिस विल बी 3 sigma 3 minus 140 एंड दिस विल बी सिग्मा 1 की जगह पे मैं रख दूंगा 360 प्लस सिग्मा 3, 360 प्लस सिग्मा 3, 360 प्लस 140 500, सिग्मा 3 को इससे ले गया 2 sigma 3, सो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 250 किलो पास्कल। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं आपको मेनली समझाना चाहता था कि जो यहाँ पे हमने पोर वाटर प्रेशर 250 किलो पास्कल निकाला है, एक्चुअल में ये ही था सेल प्रेशर एक्चुअल जब टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था। क्वेश्चन में क्या क्या गया, क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि अगर इस गलती को किए बिना टेस्ट परफॉर्म किया जाता तो डेविएटर स्ट्रेस कितनी होती इन किलो पास्कल, ऑफ कोर्स बीइंग रिपोर्टेड इन इंटीजर्स। अगर ये गलती ना की जाती, तो अगर ये गलती ना की जाती तब सेल प्रेशर कितना था, वैसे भी सेल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे थे हम 250 किलो पास्कल। हाँ, सिग्मा 3 बार की जगह पे 250 माइनस 70 यहां पे लिख रहे हैं। अब तो 250 हमने निकाल लिया ना, अब डायरेक्टली मैं बात करूंगा इसकी टर्म्स में। सिग्मा 3 बार की जगह पे 250 माइनस 70 हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा सीडी टेस्ट है वो सीयू टेस्ट में बदल गया, इसीलिए। पर एक्चुअल में यहाँ पे जो सेल प्रेशर लग रहा था फर्स्ट स्टेज में वो कितना लग रहा था 250 किलो पास्कल। गलती कर दी, उसकी वजह से यहाँ पर 250 माइनस 70 लिखना पड़ रहा है। एक्चुअल में कितना था 250। तो जब मैं एक्चुअल वाला दोबारा से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब ये वाला टेस्ट बिना इस गलती के परफॉर्म किया जाए, तो बिना इस गलती के ये वाला टेस्ट जब भी परफॉर्म किया जाएगा तो सेल प्रेशर सिग्मा 3 बार की वैल्यू हम कितनी लेंगे 250 किलो पास्कल, जो कि सेल प्रेशर की वैल्यू है। उतनी ही वैल्यू हम सिग्मा 3 बार की लेंगे, उसमें से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पोर वाटर प्रेशर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज में भी हमारी ड्रेनेज वॉल्व खुली हुई है, इसलिए। तो यहां पर अगर हम इस टेस्ट में इस गलती को ना करते तब सिग्मा 3 एक हिडन डेटा यहां पे क्वेश्चन में है। वो हिडन डेटा ये है कि स्टेज 1 में जो सिग्मा 3 बार की वैल्यू थी दैट वाज 250 किलो पास्कल, जो कि लग रही थी। सेल प्रेशर वॉज बीइंग अप्लाइड है 250 किलो पास्कल, और इसी को मैं सिग्मा 3 की वैल्यू भी कहूंगा, क्योंकि अगर सही तरीके से टेस्ट परफॉर्म किया जाता तो कोई भी पोर वाटर प्रेशर ना बनता। तो पोर वाटर प्रेशर अगर 0 है तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। नो, अब अगर गलती ना करते तो ये वाला पोर वाटर प्रेशर लगता, ये वाला पोर वाटर प्रेशर लगता, तो सिग्मा 1 बार has to become out to be 250 into, ये हमने सॉल्व कर लिया था, दिस वाज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, 5 is 30 here, so tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 will come out to be 3, तो सिग्मा 1 बार will come out to be 750 किलो पास्कल। ना 750 निकालना क्या है सिग्मा डी, क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, सिग्मा डी निकालना है। सिग्मा डी विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार, 750 माइनस 250 इक्वल टू 500 किलो पास्कल। दिस इज सिग्मा डी। आंसर क्या है जो आपको टाइप करना वहां पे, जो कीपैड दिया होगा
पीसी में, इट विल बी व्हाट 500। क्यों? किलो पास्कल में आंसर पूछा है किलो पास्कल, इंटीजर में पूछा है इंटीजर, ये आपको वहां पे टाइप करना है 500 एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इंटीजर मान लो यहाँ पे 500.1 आया होता, 500.13 आया होता, फिर क्या होता? फिर आप अपना आंसर 500 ही लिखते। क्यों? इंटीजर में आंसर पूछा गया, इंटीजर। वैसे ज़्यादातर जो मैंने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, गेट में जब इंटीजर में आंसर पूछा होता है ना, तो वो एब्सोल्यूट इंटीजर ही आंसर आता है, अनटिल अनलेस ऐसा कहा गया हो कि रिपोर्ट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, फिर हो सकता है डेसिमल में आ जाए। पर जब इंटीजर में ही कहा गया है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि आपका जो आंसर है सॉल्व करके वो इंटीजर में ही आएगा, राइट? नो। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है? वो ये है कि इधर तक तो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस यू लिखने की बजाय मैं सीधे लिखूँ सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार, जो बार की फॉर्म में इफेक्टिव स्ट्रेस की फॉर्म में लिखूँ, फिर इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार, ये हमने सॉल्व कर ली, दिस इज इक्वल टू 3। तो सीधा हम सिग्मा 1 बार ही निकालें, सिग्मा 1 बार 3 सिग्मा 3 बार, और सिग्मा 1 बार की वैल्यू यहाँ पे 360 प्लस सिग्मा 3 बार, 360 प्लस सिग्मा 3 बार इक्वल टू 3 सिग्मा 3 बार। तो यहाँ पे 2 सिग्मा 3 बार, it will come out to be 360 and sigma 3 bar will come out to be 180 किलो पास्कल, राइट? यहां से सिग्मा 3 बार की वैल्यू 180 किलो पास्कल आई है। तो 180 के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर तो गलत हो जाएगा, राइट? बट यहां पे कैच है, ये जो हमने निकाला सही निकाला है, फिर हमारा आंसर क्यों डिफरेंट आएगा? सिग्मा 3 बार अगर हम 180 तो डेफिनेटली फिर तो आंसर गलत आएगा। पर फिर इधर कैच क्या है? कैच ये है कि हमने जो यहाँ पे सिग्मा 3 बार की वैल्यू, हमने यहाँ पे जो सिग्मा 3, दिस इज सिग्मा 3 बार जो कि 180 किलो पास्कल है। अगर हम CU टेस्ट, एक्चुअल में CU टेस्ट ही होता, उसमें अगर हम निकालते दैट व्हाट विल बी इफेक्टिव स्ट्रेस, तो 180 किलो पास्कल होती। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये तो इफेक्टिव स्ट्रेस वाले ही हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को अगर हम इस्तेमाल करके अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते तो वो 180 किलो पास्कल आती, राइट? तो 180 किलो पास्कल पर क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये था कि अगर इस गलती को परफॉर्म किए बिना टेस्ट परफॉर्म किया जाता, गलती क्या थी कि ड्रेन्ड वाली जो स्टेज 2 थी उसमें हमने अपने वॉल को क्लोज कर दिया। जो स्टेज 1 है वो सही थी। स्टेज 1 में जो सिग्मा 3 लगना चाहिए था दैट वाज इक्वल टू सिग्मा 3 बार, दैट वाज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही थी। तो यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली दिस इज सिग्मा 3 बार। एक्चुअल में जो सेल प्रेशर लगा था इस टेस्ट में, CU टेस्ट में, दैट वाज नॉट 180 किलो पास्कल, वो 180 किलो पास्कल नहीं था। 180 किलो पास्कल तो इफेक्टिव सेल प्रेशर की वैल्यू है जो आपने इस डेटा से निकाली है। एक्चुअल में लगा कितना था? लगा था सिग्मा 3, एक्चुअल में इतना लगा था। सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होगी? टोटल स्ट्रेस इज व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस आपने निकाल लिया है, पोर वाटर प्रेशर 70 किलो पास्कल आपको गिवन है, तो 180 प्लस 70 करो तो 250 किलो पास्कल आएगा। अब इतना लगा था, इतना लगा होता और आप अपना टेस्ट परफॉर्म करते तब आपकी डेविएटेड स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आती 500 किलो पास्कल। अब यहां पे जो सिग्मा 3, अगर हम ये गलती ना करते तो 250 किलो पास्कल का लगा हुआ था। पोर वाटर प्रेशर 0 है तो ये ही सिग्मा 3 बार के इक्वल आता, अगर हम ये वाली गलती ना करते तो। ठीक है, ये वाली गलती स्टेज 2 वाली गलती, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि इस गलती को किए बिना जो एक्चुअल में सेल प्रेशर लग रहा था वो तो 250 किलो पास्कल था, 180 किलो पास्कल तो आपने इफेक्टिव सेल प्रेशर निकाला है इस डेटा की मदद से। लग कितना रहा था? दिस प्लस यू, 250 किलो पास्कल। इतना ही लगा होता और इस गलती को किए बिना
अगर हम अपना टेस्ट परफॉर्म करते तो सिग्मा डी कितना आता, वो आपसे पूछा गया था, वो हमने निकाल लिया 500 किलो पास्कल। बस इतना ही डिफरेंट था। 250 किलो पास्कल जब हमने सिग्मा 3 बार कर लिया, उसके बाद तो प्रोसीजर ही सेम। ये वाली इक्वेशन दोबारा अप्लाई कर दोगे, दोबारा अप्लाई करके सिग्मा 1 बार की वैल्यू आपके पास 750 किलो पास्कल आ जाती है। 750 माइनस 250 इक्वल टू 500 किलो पास्कल इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन जो कि हमने कर लिया। और इस लेक्चर में हमने और भी कुछ सर्टन चीज़ें, इससे पहले एनालॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, राइट। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।